वेलकम बैक। स्वागत है आपका। ये थर्ड लेक्चर जो टेम्परेचर स्केल एंड प्रेशर पे होगा। अभी तक हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ा, सिस्टम, स्टेट पॉजिटिव, इक्विलिब्रियम, प्रोसेस, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, प्रोसेस, पाथ और कुछ एग्जांपल्स जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी के बारे में पढ़ा। इस वाले लेक्चर में और इस लेक्चर में हम लोग टेम्परेचर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और ज़ीरोथ लॉ ऑफ टेम्परेचर। इनफैक्ट ये रिकैप है, मतलब ये कि हम रिवाइज़ कर रहे हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं, क्या है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? द ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली आपके अगर दो बॉडी को, अगर आप जैसे कि यहाँ पे लिया जाए आयरन जो 150 डिग्री सेल्सियस पे है और कॉपर, इसको अगर आप जोड़ दिया जाए और इसे चिपका दिया जाए तो जैसे कि आपका सरफेस इस तरह से हो गया है इन कॉन्टैक्ट, दैट इज बॉडी इज़ इन कॉन्टैक्ट, और एज्यूम करें कि इसे आइसोलेट कर दिया, तो इवेंचुअली आइसोलेट कर दिया इन द सेंस कि बाहर सराउंडिंग से बंद कर दिया, तो इवेंचुअली एक कॉमन टेम्परेचर पे दोनों बॉडी आ जाएगी। जो टेम्परेचर जब कॉमन हो जाता है, सेम हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, जो कि हम पहले पढ़े। तो जो ज़ीरोथ लॉ है वो ये कहता है कि अगर आपका दो बॉडी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम थर्ड बॉडी के साथ है तो वो भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक बॉडी लेते हैं जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम बी के साथ है और सी भी बी के साथ है, तो अगर ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए और बी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जुड़े हों साथ में, तब भी ये ए और सी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ओके, सो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल आपका बी बीच में है और ये आपका ए है और ये आपका सी है। अगर ए बी इक्विलिब्रियम में है और बी सी भी है तो ए और सी भी होगा, जबकि ये फिज़िकली कांटेक्ट में नहीं है। तो ज़ीरोथ लॉ केवल ये कहता है कि आप बेसिकली कोई भी बॉडी अगर सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल उसका टेम्परेचर टी है जो थर्मामीटर से हम नाप सकते हैं और दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है, तो एसेंशली दे आर एट इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है, जैसे इसमें कहा है कि अगर आप थर्ड बॉडी जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, सपोज़ बी है यहाँ पे थर्ड बॉडी, अगर थर्ड बॉडी को हम थर्मोमीटर से रिप्लेस कर देते हैं तो ज़ीरोथ लॉ ये कहता है कि टू बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ़ बोथ हैव द, दैट मीन्स ए एंड सी अगर सेम टेम्परेचर पे है जो कि बी का टेम्परेचर है तो वो भी इक्विलिब्रियम में होंगे चाहे वो कॉन्टैक्ट में है या नहीं। तो इसका ये मतलब होता है। ओके, नाउ टेम्परेचर जो है वो काइंड ऑफ रिलेटिव है, क्योंकि टेम्परेचर आप जैसे कोई चीज़ गर्म है तो आप कहते हैं गर्म है, कोई चीज़ ज़्यादा गर्म है तो आप कहते हैं कि वो उससे ज़्यादा गर्म है। तो एक तरह से रिलेटिव हमेशा रहा है, इसीलिए एक रेफरेंस पॉइंट हमें चाहिए होता है कि किसके हम रेफरेंस पे हम टेम्परेचर बताएं कि कितना है या ज़्यादा है या कम है। तो ट्रेडिशनली वाटर हमारे पास अवेलेबल है, तो वाटर का जो प्रॉपर्टी है उसको हम यूज़ करते हैं, और ये प्रॉपर्टी जो है होती है वो रिप्रोड्यूसिबल होती है। कहने का मतलब ये है कि उसे वो चेंज नहीं होता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे, जैसे कि फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम आइस पॉइंट कहते हैं और स्टीम पॉइंट कहते हैं। तो डेफिनेशन आइस पॉइंट का क्या है कि अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर दैट इज़ इन इक्विलिब्रियम विद एयर सैचुरेशन। सो आइस जब बनता है तो आपका पास आइस जो है वो जो आइस है वो वाटर से इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे आप बर्फ़ देखते हैं तो लिक्विड वाटर भी होता है और आइस बर्फ़ भी होगा, पर चूँकि वो हवा भी अवेलेबल है, एयर भी अवेलेबल है नॉर्मली जो आइस पॉइंट में होता है, तो एयर में सैचुरेट वेपर भी होगा, वाटर वेपर भी होगा। तो
आइस पॉइंट का डेफिनेशन में क्या है कि अब मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, कहने का मतलब है कि बोथ आइस एंड वाटर वो भी इक्विलिब्रियम में है, और साथ में जो एयर है जो सैचुरेटेड है वाटर वेपर से वो तीनों इक्विलिब्रियम में है। और कंडीशन क्या है, ये होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर पे, और टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये पर्टिकुलरली आइस पॉइंट को हम रेफरेंस कहते हैं, चूँकि 1 एटमॉस्फेयर पे वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आइस पे 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री आपका एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। सिमिलरली इसी तरह स्टीम पॉइंट भी एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है। इसमें है कि आपका लिक्विड और वाटर वेपर जो है, इसमें एयर हम लेते नहीं है, लिक्विड और वाटर वेपर जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस जिसे कहते हैं हम लोग। तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेयर पे स्टीम पॉइंट निकल के आता है, जिसमें लिक्विड वाटर और वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में होता है। सिमिलरली 0 डिग्री 1 एटमॉस्फेयर पे आपका ये मिक्सचर ऑफ आइस वाटर जो है वो इक्विलिब्रियम रहेगा ये सैचुरेटेड वेपर पे। तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। इसके अलावा जो हम लोग एक डेफिनेशन लेते हैं वो एक थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल कहते हैं, कि नॉर्मली क्या है कि ये तो आपका डिपेंड हो गया है कि आपने रेफरेंस पॉइंट लिया है, बट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल वो स्केल होता है जो किसी भी प्रॉपर्टी या सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। तो ये इसमें दो स्केल हमारे लिए रेलेवेंट है, वैल्यूबल है, इम्पॉर्टेंट है। ये एक है केल्विन स्केल, जो कि स्पेसिफिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आपका SI यूनिट पे है, और वही जो है वो रैंकिंग जो इंग्लिश यूनिट पे चला जाता है, तो उसे रैंकिंग स्केल कहते हैं। जो टेम्परेचर स्केल है जो कि केल्विन से जो बिल्कुल क्लोजली मैच करता है, उसे हम स्पेसिफिक एग्जांपल जो निकल के आता है वो आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल आता है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ सब्सटेंस को, जैसे हमने कहा ना कि थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल वो स्केल है जो इंडिपेंडेंट है जो भी किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से। और जो आइडियल गैस है वो नॉर्मली कोई भी गैस जो है वो लो प्रेशर पे बिहेव करने लगता है आइडियल गैस के हिसाब से। तो आइडियल गैस में पार्टिकल्स ऑफ कोर्स इंटरेक्ट नहीं करते हैं, और टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप इसको मेजर करें कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में, तो अगर आप किसी तरह मेजर कर पा रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, जिसमें प्रेशर आप और टेम्परेचर लो प्रेशर है, ये हर प्रेशर ये प्रेशर की वैल्यू भी लो है। अगर आप मेजर कर पा रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं और प्रेशर मेजर कर पा रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो चाहे वो कोई भी गैस ले, गैस A B C D, स्लोप अलग होगा, क्योंकि गैस के प्रॉपर्टीज़ में अलग अलग भी हो गए, बस स्लोप अलग होगा। बट इवेंचुअली ये सब लो प्रेशर, जितना जैसे जैसे प्रेशर लो होता जाएगा और टेम्परेचर कम होते जाएगा, वो इवेंचुअली आपके -273.15 पे मर्ज करेंगे। और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैक्यूम। ओके, तो -273.1 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, 0 प्रेशर इज़ नथिंग बट एब्सोल्यूट वैक्यूम। ओके, और ये जो कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर या आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल, ये लो प्रेशर पे जो प्रिंसिपल ऑफ लो प्रेशर पे डिपेंड करता है, जिसमें कि टेम्परेचर प्रोपोर्शनेट होता है प्रेशर पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ टेम्परेचर स्केल, जैसे हमने कहा कि केल्विन जो है वो एक स्केल है जो कि सेल्सियस के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है कि T केल्विन इज़ T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, और कॉरस्पॉन्डिंग इंग्लिश स्केल में आपका रैंकिन आ जाएगा जो फ़ारेनहाइट से जुड़ा हुआ है, वो ये स्केल है। दोनों के बीच में रिलेशन आपका रैंकिन और केल्विन के बीच में ये रिलेशन है। हम लोग इस कोर्स में मेनली केल्विन और सेल्सियस से ही रिलेट करेंगे, जहाँ पे जो डिफरेंस है आपके स्केल का, जैसे स्केल जो चेंज हो रहा है वो सेम ही होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू अलग है, बट जब डिफरेंस बात करते हैं जैसे T2 माइनस T1, चाहे वो केल्विन में हो या सेल्सियस में हो, सेम ही होगा। और सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट आपका रैंकिंग में आता है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन ऑफ मैग्नीट्यूड है डिफरेंट स्केल का, कंपेयर कर रहे हैं।
और ये सिमिलरली आपको कंपेरिजन जो दिया हुआ है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, डायग्रामेटिक फॉर्म में। ओके, तो ओरिजिनली जब केल्विन जो स्केल बना था तो उसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो आपका ऑफ कोर्स 0 है, और जो आपका वन ऑफ द रेफरेंस पॉइंट है वो आपका बेसिकली आइस पॉइंट था, लेकिन बाद में वो चेंज होके आपका ट्रिपल पॉइंट हो गया, जो कि 273.16 या 0.01 सेल्सियस हो गया। ओके, और ये कॉरस्पॉन्डिंग इंग्लिश स्केल में है। ओके, सो ये आप टेम्परेचर स्केल की बात कर रहे थे। अब जो है वो प्रेशर की बात करेंगे। प्रेशर नेचुरली आप लोगों को ये सब पढ़ाए हुए जो रिकैप कर रहे हैं और कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे प्रेशर चेंज निकालना। प्रेशर बाय डेफिनेशन इज़ नथिंग बट जो है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, ये आपका डेफिनेशन है। नॉर्मल जितना फोर्स है पर यूनिट एरिया, ये आपके गैस लिक्विड टिपिकली यूज़ करते हैं, और जो सॉलिड में ये स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है। नॉर्मल स्ट्रेस को हम नॉर्मली प्रेशर कहते हैं। सो प्रेशर का यूनिट आपका 1 न्यूटन, प्रेशर का यूनिट पास्कल है, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, और इसका जो स्पेसिफिक ऐसा यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। बार में भी लिखा जाता है कई बार। सो 1 बार इज़ 10⁵ पास्कल, एंड 1 एटमॉस्फेयर, जैसे कि 1 एटमॉस्फेयर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि 101325 पास्कल या 101.325 किलो पास्कल। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप अगर सपोज़ दो व्यक्ति ले, जिसमें इसका एक का वेट 68 kg है, दूसरे का 136 kg है, और फीट मान लिया जाए कि फीट का जो जूता है और इसका जो सरफेस एरिया है वो इतने निकल के आता है, तो आप ये निकाल सकते हैं कि भाई फोर्स आपका जो है मास इनटू ग्रेविटी। ओके, और इतना आपको फोर्स लग रहा है, तो फोर्स नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया निकल के आएगा 68 मल्टीप्लाइड बाय जी डिवाइडेड बाय 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि बाद में हम पास्कल में लिख सकते हैं, तो इतना निकल के आता है। तो ये 2-3 के आसपास है, 22 अगर प्रॉपर करें 2-3 आ जाएगा। और जो ये 136 kg का व्यक्ति है, उनका जो प्रेशर निकल के आ रहा है वो इतना निकल के आ रहा है, ऑलमोस्ट डबल के हिसाब से। सो इसमें ऑब्वियसली आपको दिखता है कि ज़्यादा वेट अगर है तो आपके पैरों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो इफेक्टली आपके मसल्स में ज़्यादा असर पड़ेगा। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से एक आइडियल वेट रहे। ये सिंपल आपको मैथमेटिक्स शो करता है। तो प्रेशर जो है इसको भी कई ढंग से प्रेजेंट करते हैं हम लोग। एब्सोल्यूट प्रेशर या गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर, ये 3 यूजुअल यूज़ करते हैं टर्म। एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो जो आपका एक्चुअल प्रेशर है, जो भी प्रेशर है किसी भी पोजीशन पे, वो उसे हम उसको हम उस प्रेशर को हम एब्सोल्यूट प्रेशर करते हैं, और उसका रेफरेंस हमेशा जो होता है वो वैक्यूम से होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट है, इसका अगर प्रेशर निकालना है, तो वैक्यूम अगर ये है, जो कि हम कह रहे हैं P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0, जिसका प्रेशर ऑलमोस्ट 0 के हिसाब से है, तो ये तो आपका जो हो गया वो हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर, जो कि करंट लेट से आपका पी जो भी प्रेशर है, ये जो अगर P एटमॉस्फेयर है तो ये P एटमॉस्फेयर या एक्चुअल प्रेशर हो गया। या अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम का प्रेशर ये है, तो ये आपका जो कि हो सकता है कि P एटमॉस्फेयर से कम हो, तो ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। दूसरा प्रेशर जो उसे कहते हैं गेज प्रेशर। गेज प्रेशर जो होता है वो हमेशा एक डिफरेंस होता है। सो गेज प्रेशर जो है वो हमेशा डिफरेंस होता है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। सो कहने का मतलब ये है कि गेज प्रेशर P एब्सोल्यूट, जो भी एब्सोल्यूट प्रेशर है, माइनस P एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स गेज प्रेशर जो होता है वो रेफरेंस देते हैं। वो P एटमॉस्फेयर का के ऊपर जितना है वो आपका गेज प्रेशर है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपका ये डिवाइस है गेज प्रेशर, तो ये जब 0 होता है तो इसका मतलब ये है कि 0 जो है वो फिक्स हो गया P एटमॉस्फेयर पे। तो और P एटमॉस्फेयर से ज़्यादा अगर है तो निकल के आएगा आपका गेज प्रेशर। तो सो P गेज 0 स्टैंड फॉर P एटमॉस्फेयर, इसका ये मतलब है। अगर हम मेजर कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि 0.1 निकल के आया है पास्कल में, तो एक्चुअल एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा
पी गेज प्लस पी एटमॉस्फेयर। सो ये हो गया आपका पी गेज। ओके, सो पी एब्सोल्यूट जो है, अगर ये है सपोज आपका ये सिस्टम है, इसका प्रेशर निकल के आ रहा है, तो ये अगर ये एटमॉस्फेयर है तो पी गेज क्या होगा, ये वैल्यू होगी। और पी एब्सोल्यूट निकालना है तो ये पी गेज प्लस पी एटमॉस्फेयर निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका पी एब्सोल्यूट निकल के आएगा। थर्ड है वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर मतलब प्रेशर बिलो एटमॉस्फेयर का प्रेशर। सो सपोज फॉर एग्जांपल ये अगर सिस्टम है और इसका प्रेशर हमने कहा कि ये एब्सोल्यूट प्रेशर है जो कि लेस देन पी एटमॉस्फेयर है, तो पी वैक्यूम क्या निकल के आएगा, पी एटमॉस्फेयर माइनस पी एब्सोल्यूट, दैट इज़ अ पी वैक्यूम प्रेशर। ओके, ना प्रेशर जो है वो वेरी करता है फ्लूइड के हाइट पे। ओके, बट जब फ्लूइड, अगर कोई भी फ्लूइड है वो अगर रेस्ट कर रहा है तो हॉरिजॉन्टली प्रेशर वेरिएशन नहीं होता है। अगर वो फ्लो कर रहा है तो वेरिएशन होगा, लेकिन जब वो रेस्ट कर रहा है तो प्रेशर वेरिएशन नहीं होगा। तो अगर हम लोग इस फ्लूइड एलिमेंट को देखते हैं जो कि एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट है, ओके, और ये सपोज मान लेते हैं कि इसके डेंसिटी रो है, ठीक है। तो इसका अगर हम बैलेंस अगर निकालें z पे, तो z पे इसकी वेट है, तो टोटल फोर्स में आपका प्रेशर इनटू एरिया, तो यहाँ पे ये आपका आएगा P1 सपोज फॉर एग्जांपल, P2 ऐसा लगा हुआ है, P1 इधर लगा हुआ है, और आपका वेट है। सो वेट हो गया आपका डेंसिटी इनटू आपका रो जी V आ जाएगा। तो V में एलिमेंट का V हो गया आपको डेल्टा x, डेल्टा y एंड डेल्टा z, और आपका प्रेशर एंड एरिया इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा x अगर सपोज इस डायरेक्शन में, डेप्थ के डायरेक्शन में डेल्टा y है, ओके, क्योंकि ये z वर्सेस x है। सो जो द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस सरफेस के बेसिकली आपका y डायरेक्शन होगा। तो अगर डिफरेंशियल एलिमेंट अगर डेल्टा y है तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सरफेस, एक्टिंग ऑन द बॉडी would be P1 multiplied by the area. So this will be your delta x1 x delta y, okay, क्योंकि ये आपका डेल्टा x है, ओके, डेल्टा x ये है। सो दिस इज़ अ अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स में दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो आपका P2 की वजह से लग रहा है, तो P2 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा x डेल्टा y, और एक आपका वेट की वजह से लग रहा है, तो वेट की वजह से लग रहा है जो कि आपका v है। v टोटल v क्या होगा, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z है। तो चूँकि ये फ्लो नहीं कर रहा है तो फ्लूइड जो है वो बैलेंस होना चाहिए, और आप इसको री अरेंज कर सकते हैं कि ये तो कट जाएगा, राइट। तो बचा क्या, बचा आपका डेल्टा P1 माइनस P2 माइनस रो जी डेल्टा z, और P2 माइनस P1, ओके, इज़ रो जी डेल्टा जी। सो P बिलो, सी डेल्टा z हेयर इज़ नथिंग बट, चूँकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नोट कीजिएगा कि दिस एसेंशली P1 is here and P2 is here. So if you want to write like P1 minus P2, then it will be rho g minus delta c. So if you are coming from top, यहाँ से आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं, अगर P2 जैसे माइनस लेके आ रहा है तो ये अगेंस्ट जा रहा है बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द z, सो हेंस इज माइनस डेल्टा सी। सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि P बिलो, अगर स्केलर में लिखा जाए तो P बिलो इज इक्वल टू P एव प्लस रो जी डेल्टा जी वैल्यू हो गया, ओके, बिकॉज ऑफ कोर्स कि माइनस डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव। सो एसेंशली दैट कैन बी रिटन एज, अब ये हमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। सो P बिलो इज़ जो है वो ज़्यादा होगा P एव से, ओके, ये इतना अमाउंट ज़्यादा होगा, राइट।
और यही पार्ट जो है, चूँकि ये अगर सपोज़ फॉर एग्जांपल इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, अगर ये आपका लिक्विड है, सपोज़ ये एटमॉस्फेयर है, तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो नीचे जा रहा है वो आपका पी गेज हो गया। और ये जो लेंथ ऑफ द एरो है वो इंडिकेट करता है कि अमाउंट बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे हम जा रहे हैं, और ये लिटरली लीनियर फॉर्म होगा, इस इक्वेशन को देख के कह सकते हैं। सो द प्रेशर जो है वो जो फ्लूइड एट रेस्ट वो इंक्रीज़ करेगा डेप्थ के साथ, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ओके, एज अ रिज़ल्ट ऑफ सिंपली कि इसका अमाउंट ऑफ वेट ऐड होगा इस पॉइंट पे। सो जितना नीचे आ रहे हैं उसका ऊपर का वेट प्रेशर और ऐड करेगा नीचे वाले पॉइंट पे। ओके, सो इसको हम सिंप्लीफाई नॉर्मली ऐसे कहते हैं कि सिंपल सा, जैसे कि आपने ये लिया है एक फ्लूइड ले लिया है जिसमें कि ये P1 आपका इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर है, दिस इज़ 1, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको इंटरेस्ट है कि P2 निकालना है, प्रेशर 2 पे निकालना है, तो आप P एटमॉस्फेयर जो P1 है प्लस रो जी एच, अभी इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया मैंने सिंपल सा। तो इसमें मैंने ये नहीं कहा कि माइनस डेल्टा जी एब्सोल्यूट वैल्यू, सिंपल सा हाइट ले लिया है कि ये हाइट होगा और सिंपल सा रो जी एच निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो ये इक्वेशन कहाँ से निकल के आया, हमने फोर्स बैलेंस किया था इसके वजह से निकल के आया। सो ये प्रेशर जो है वो इन अ लिक्विड एट रेस्ट इंक्रीजेज लीनियरली विद डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो हमने निकाला, जो प्रीवियसली भी आप देख रहे हैं, वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे हाइट बढ़ते जा रहा है। और पी इज इक्वल टू, अगर फ्री सरफेस लेते हैं तो अगर ये फ्री सरफेस है और पी एटमॉस्फेयर ऊपर है, तो ये जो P होगा इसको हम P गेज के फॉर्म में भी कह सकते हैं, क्योंकि P जो है वो P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच होगा, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं P गेज इज इक्वल टू रो जी एच। ओके, क्योंकि इसका मतलब ये P माइनस P एटमॉस्फेयर। अगर फ्लूइड में डेंसिटी वेरिएशन है हाइट के साथ, ओके, तो हम इसे डिफरेंशियल फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू z, जैसे कि हमने यहाँ किया था ये वाला पार्ट, ओके, आपको याद होगा पिछले स्लाइड में ये लिखा था। तो इसको अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे तो ये आ जाएगा डाउ p बाई डाउ z। तो ये कैसे आएगा, ये आएगा डेल p बाई डाउ z इज़ माइनस रो जी एच, और डेल्टा अगर बहुत स्मॉल है तो इसको हम लोग डी पी बाई डी जेड कर सकते हैं इक्वल टू माइनस रो जी, और उसके बाद हम इसे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो ये तब वैल्यूबल हो जाता है जब डेंसिटी जो रहता है, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होता तब। ओके, जब ये वेरी करता है। तो ये एक स्पेसिफिक वे ऑफ जो इस तरह से हम इक्वेशन लिख रहे हैं, ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स के लिए काम आ जाएगा। अच्छा, ये दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे अगर सिंगल फ्लूइड है, जैसे कि वाटर इसमें किया है, ठीक है ना, अब जिसमें कि काफ़ी कंटूर हैं, ये ऐसे भी जा रहा है फिर यहाँ आ रहा है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो ये लेवल है, आप कुछ भी कर लीजिए, ये लेवल, इस लेवल पे सब प्रेशर सेम होगा, पी ए शुड बी इक्वल टू पी बी शुड बी इक्वल टू पी सी। ये प्रूफ कर सकते हैं, आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। बट यहाँ पे H, यहाँ पे फ्लूइड चेंज हो गया है, ओके, तो ये pH जो है वो सेम नहीं होगा PI से। ये लेवल सेम है लेकिन फ्लूइड सेम नहीं है। अगर डेंसिटी फ्लूइड सेम है तो डेंसिटी सेम है, तो एक लेवल पे चाहे वो कंटेनर का कुछ भी रीजन लेते हैं, वो आपका प्रेशर सेम होगा। जहाँ पे आपका फ्लूइड डेंसिटी चेंज हो गया तो ऑफकोर्स pH जो है वो PI सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये तो लिक्विड है, ये तो वाटर है और ये मरकरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको यूज़ किया जा सकता है क्विकली। जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये काफ़ी वैल्यूबल हो जाएगा। सो द प्रेशर इज़ द सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इन अ गिवन फ्लूइड regardless of the geometry provided that the points are interconnected by the same fluid। कहने का मतलब प्रेशर हर पॉइंट पे जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे किसी भी एक फ्लूइड का वो सेम होगा, बशर्ते कि सब पॉइंट्स जो है कनेक्टेड है उसी फ्लूइड से, किसी और फ्लूइड से नहीं।
प्रेशर में जब भी हम प्रेशर की बात करते हैं तो पास्कल लॉ आ जाता है। तो पास्कल लॉ फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं यहाँ पे। तो पास्कल लॉ जो है अप्लाई होता है कन्फाइंड फ्लूइड पे, फ्लूइड जो कंस्टेंट किया गया, किसी को बांधा गया किसी तरह से। और ये स्टेटमेंट इसका ये है कि द प्रेशर अप्लाइड टू अ कन्फाइंड फ्लूइड इंक्रीजेज द प्रेशर थ्रू आउट विद द सेम अमाउंट। कहने का मतलब है कि जितना हम प्रेशर जो कन्फाइंड फ्लूइड में अप्लाई करते हैं वो उतने वो प्रेशर जो है थ्रू आउट सेम मात्रा में एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक हाइड्रोलिक जैक जो है आप जानते हैं वैल्यूबल होता है, अगर पंचर पर्टिकुलरली उसके लिए गाड़ी को उठाने के लिए, और छोटी सी एक डिवाइस है लेकिन कितना वैल्यूबल है, इतना बड़ा मास वेट आपके सिर्फ छोटा सा डिवाइस जो है वो उठा लेता है। और यही इसी में आपका पास्कल लॉ कितना वैल्यूबल काम करता है। तो उसको समझने के लिए आप ये समझिए कि यहाँ पे सपोज़ ये दो पिस्टन है, तो एक छोटा एरिया का है और एक बड़ा एरिया का है। यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, राइट। सपोज़ आप इमेजिन कीजिए कि आप हाइड्रोलिक जैक ने लगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक छोटा एरिया लगा रहे हैं और आप सेकंड एंड से आप बड़े वेट को आप लिफ्ट करना चाहेंगे। तो नेचुरली आप चाहेंगे कि भाई आपका जो है फोर्स बहुत ज़्यादा लगे उसमें। सो अगर आपने फोर्स लगाया है तो नेचुरली फोर्स इज़ नथिंग बट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सो एरिया छोटा है तो यहाँ पे अगर प्रेशर है और इसी का कॉरस्पॉन्डिंग सेम फ्लूइड है, सेम डेंसिटी है, तो P2 भी सेम होगा। ओके, तो P2 सेम है और एरिया, तो यहाँ पे अगर प्रेशर भी सेम है तो एरिया नेचुरली डिफरेंट है क्योंकि एरिया तो बड़ा है। तो उसी प्रेशर पे एरिया बड़ा होने की वजह से आपका फोर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। प्रेशर आपने लगाया, फोर्स, ओके, तो फोर्स स्पेसिफिक फोर्स लगाया, प्रेशर यहाँ पे पॉइंट निकला, तो यहाँ इसकी वजह से प्रेशर भी सेम है बट एरिया बहुत ज़्यादा है तो नेचुरली फोर्स बढ़ जाता है। सो इसमें बहुत सिंपल सा है, प्रेशर सेम होगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया शुड बी सेम एज, दोनों का सेम होगा। इसका मतलब ये है कि F2 जो लग रहा है ये आपका F1 जो भी फोर्स आपने अप्लाई किया है डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय A2 बाई A1। तो ये प्रिंसिपल लगाते हैं हम लोग पास्कल्स लॉ में। तो एरिया जो इसे कहते हैं, इसको हम लोग आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं ऑफ द हाइड्रोलिक लिफ्ट। प्रेशर का ऑल्सो जो काफ़ी यूज़ रहता है आपके मेजरमेंट में, जिसमें कि मैनोमीटर और इस टाइप के एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करते हैं बैरोमीटर में। तो बैरोमीटर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपका मर्करी यूज़ होता है टू मेजर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये आपका ρGH सिंपल सा रिलेशन यहाँ से निकल के आता है कि मर्करी आपने यहाँ पर रखा और यहाँ पे वैक्यूम है तो यहाँ पे P0 है। तो नेचुरली जो हाइट ये राइज़ किया है वो उतना ही हाइट आपका, चूँकि बैलेंस है तो P एटमॉस्फेयर का जो एरिया यहाँ पे है और दिस ये जो प्री एटमॉस्फेयर ये इक्वल होगा आपका ρGH से। ओके, सो बिकॉज वेट P एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाइड बाई A मस्ट बी इक्वल टू ρGH जो आपका वेट है मरकरी का मल्टीप्लाइड बाई द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो नॉर्मली P एटमॉस्फेयर निकल के आ जाता है ρGH। तो जितनी भी हाइट है आप उसी को मल्टीप्लाई कीजिए डेंसिटी और ग्राम से, सो G से, तो आपका निकल के आता है P एटमॉस्फेयर जो कि निकल के आएगा 760 mm। तो दैट इसका क्या मतलब है कि अगर आपने मरकरी के स्टेप से बैरोमीटर में निकाला तो हाइट जो होगी वो आपकी 760 मिलीमीटर राइज करेगी, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर 0 डिग्री सेल्सियस पे। सो इसमें लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि एरिया कैंसिल हो जाता है और लेंथ का कोई लॉजिक है नहीं यहाँ पे कहीं भी लेंथ आपको दिखता नहीं है। सो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया हैव नो इफेक्ट ऑन द हाइट ऑफ दिस। मतलब ये है कि अगर आपने सपोज मोटा ट्यूब लिया और एक लंबा ट्यूब लिया और बहुत ही पतला ट्यूब लिया, ये तीनों इस कंडीशन पे 1 एटमॉस्फेयर 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये ऑफकोर्स मरकरी है, तीनों एक ही हाइट पे राइज करेंगे, वो जो कि 760 mm Hg है। तो ये था बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट। अब मैनोमीटर में आते हैं। तो मैनोमीटर नॉर्मली यूज़ करते हैं प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने में। ओके,
ये स्मॉल से मॉडरेट प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। और यूजुअली इसमें क्या होता है कि हम दो या तीन एक से ज़्यादा हम एक से ज़्यादा गैसेस या फ्लूइड यूज़ करते हैं। ये बेसिक मैनोमीटर का डिज़ाइन है। यहाँ पे गैस है, ओके, और यहाँ पे ये दूसरी फ्लूइड है। तो नेचुरली आप नोटिस कीजिए अगेन, ये डैश लाइन जो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो ये भी प्रेशर होगा। तो अगर मुझे प्रेशर निकालना है सपोज़ यहाँ का, तो मुझे इस पर्टिकुलर डेंसिटी, इस पर्टिकुलर डेंसिटी का ये हेड जिसे रो जी एच कहेंगे, ये मुझे चाहिए होगा। इस पर्टिकुलर लेट्स से रो 1 है, और दूसरा ये है कि ये ऐड करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि P1 पे है तब। और P1 जो है एज्यूम कर सकते हैं कि वो गैस का प्रेशर है P ऑफ जी। तो P ऑफ जी कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड, कर दिया P1। तो ये P ऑफ लेट्स से 3, ओके, यहाँ पे अगर 3 कहते हैं तो हम P3 इज इक्वल टू P1, चूँकि ऊपर जा रहा है तो माइनस होगा, माइनस रो जी एच होगा। ओके, सो इसको दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं कि अगर सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो P3 है, ये सपोज़ ये ओपन है, ओके, तो ये P3 जो है वो नथिंग बट वो एटमॉस्फेयर, यहाँ पे हो गया P एटमॉस्फेयर। तो P2 क्या होगा? P2 आपका आ जाएगा P एटमॉस्फेयर प्लस जो भी ये रो है GH, तो ये P2 हो गया। ओके, तो इससे आप ये भी निकाल सकते हैं कि गैस क्या है, गैस का प्रेशर क्या है। सपोज़ आपको गैस का प्रेशर पता नहीं है, तो ये P2 इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस रो GH, ये आपका हो जाएगा P1, और P1 को हम अप्रॉक्सीमेट कर देंगे कि प्रेशर ऑफ द गैस। ओके, तो एक तरह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट वे ऑफ फाइंडिंग आउट द प्रेशर्स हैं, और यूजिंग दिस काइंड ऑफ ये जो डिफरेंट फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं। ना मैनोमीटर में सपोज़ अगर आप 3 फ्लूइड यूज़ करते हैं, जिसमें कि फ्लूइड 1 है जो कि हाइट 1 है, हाइट 2 है, 3 है, तो आप इस का भी प्रेशर निकाल सकते हैं। वो सिंपल से है कि आप P एटमॉस्फेयर के बाद जो भी आपका फ्लूइड है इसका हेड अप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रो 1 G H1 है, ये आपका रो 2 G H2 है, ये आपका रो G H3 है। तो तीनों को ऐड करेंगे, फिर P एटमॉस्फेयर को ऐड करेंगे, तब जाके आपका P प्रेशर एट 1 आएगा। ठीक है, सो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। सिमिलरली अगर आप डिफरेंशियल मैनोमीटर निकालें, जिसमें कि 2 पर्टिकुलर पॉइंट का अगर हम प्रेशर डिफरेंस निकालना चाहते हैं, और यहाँ पे आप नोटिस कीजिए यहाँ पे ट्यूब है जो कि इरेगुलर ज्योमेट्री है, वो फिर बाद में आपका ट्यूब आ जाता है जो कि अलग फ्लूइड है। तो ये अलग फ्लूइड है और ये अलग फ्लूइड है। ये वो फ्लूइड है जिसका फ्लूइड का आप प्रेशर निकालना चाहते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट 1 और 2 के बीच में। तो इसका भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस है कि पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई P2 जो है वो का प्रेशर जो है वो इस पे और इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर हाइट पे। और A और प्रेशर एट A एंड प्रेशर B मस्ट बी सेम, मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। और रिमेंबर ये लेंथ से मतलब नहीं है, हमें हाइट से मतलब है। तो ये वाला भी जो पॉइंट है ये भी A प्लस H पे है, ठीक है। तो अगर P1 और PA भी रिलेटेड है रो जी A प्लस H पे, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि प्रेशर अगर 1 है, चूँकि ये नीचे जा रहा है तो हमसे ऐड करेंगे रो 1 G AH, तो ये हो गया आपका रो 1 G AH, तो ये हमने ऐड किया। अब ये पॉइंट PA है और PA शुड बी सेम एज PB, ठीक है। तो ये पार्ट जो हो गया वो हो गया आपका P ऑफ A, ठीक है, एंड दिस इज सेम एज PB। और P2 क्या है? P2 आपका आएगा, P2 इज PB के ऊपर जाएगा माइनस रो 2H, फिर माइनस रो 1 GA। ओके, सो ये आ गया आपका
P2, तो PB को आप जब अगर रिप्लेस करेंगे यहाँ से, तो ये आपका PB है, PB को आप रिप्लेस करेंगे तो आपको ये रिलेशन निकलेगा। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो P1 माइनस P2 क्या आ जाएगा, क्योंकि ये आप नोट कीजिए यहाँ पे ये है ρ1 g a प्लस ρ1 g h, तो आप ρ1 g a तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा है वो है ρ2 माइनस ρ1 टाइम्स g ऑफ h, तो ये रिलेशन निकल के आ जाएगा। ओके, सो ये बहुत सिंपल है। अगेन हमने क्या किया, इसमें P1 लिया, P1 जब नीचे, ये चूँकि नीचे जा रहा है हाइट में, तो P1 प्लस रो जी ए एच, ये आपका आ जाएगा प्रेशर एट A, विच मस्ट बी सेम एज प्रेशर एट B। अब ऊपर जा रहा है तो प्रेशर एट A पे माइनस करेंगे आप रो टू जी एच माइनस ρ1, चूँकि फ्लूइड का डेंसिटी चेंज हो गया है, तो ρ1 जी A, और वो इक्वल होना चाहिए P2 से। तो ये सिंपल सा है। तो ये सिंपल सा एक्सरसाइजेज अगर आप कर सकते हैं तो आराम से आपको प्रेशर डिफरेंस आप निकाल सकते हैं इसमें। ओके, तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल से हम लोग क्लोज करते हैं ये पर्टिकुलर लेक्चर। यहाँ पे ये एयर है। ओके, आपने यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया गया है, इसमें एयर फ्लो कर रहा है और हमें निकालना है प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द ओरिफिस। तो इसके बीच में प्रेशर ड्रॉप निकालना है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हम बेसिकली इस दोनों पॉइंट के बीच में हमें प्रेशर ड्रॉप निकालना है ना। और ये कह रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ मर्करी है, ये मर्करी दी हुई है, उसकी डेंसिटी दी हुई है, और दोनों जो ट्यूब है उसके बीच में जो हाइट डिफरेंस है वो 200 mm है। सो व्हाट इज़ अ प्रेशर ड्रॉप, तो हमें किलो पास्कल में बताना है। ना अज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट जो है, चूँकि हमको हाइट डिफरेंस तो इसी का पता है, ठीक है, ये वाला हाइट डिफरेंस पता है। तो चूँकि एयर है, एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है कंपेयर टू मर्करी, तो हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि एयर का प्रेशर यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि एयर की डेंसिटी कम है। अगर मैं आपके पास पूरा अदर मेजरमेंट भी है तो वो आप अच्छे से निकाल भी सकते हैं एयर का। तो यहाँ पे हम सिंपल सा रखेंगे कि डेल्टा पी जो है, अगेन ये पॉइंट अगर लेट से 1 है, ये आपका 2 है, और ये पॉइंट आपका 3 है, ये आपका 4 है, और ये आपका 5 है, ठीक है। सो आपको जो प्रेशर बोला गया है वो है बेसिकली P1 माइनस P5। ये आपका प्रेशर ड्रॉप हुआ ना, कितना प्रेशर कम हो गया फ्लो करते वक्त, तो P5 जो है वो कम होगा, P1 ज़्यादा होना चाहिए। हमने अप्रॉक्सीमेट किया कि P1 जो है वो P2 के बराबर है, क्योंकि एयर का डेंसिटी बहुत कम है, तो ये ड्रॉप ये सेम सिमिलर माना, तो ये सेम होगा P3 का भी। ओके, और P4 क्या हुआ, P4 इज़ P3 माइनस रो ऑफ मर्करी G, जो हाइट डिफरेंस दिया हुआ है, सपोज ये H है, तो वो H हो गया। ओके, सो एंड दिस P4 वी अप्रॉक्सीमेटली एज P5 बिकॉज एयर का डेंसिटी बहुत कम है। तो P1 माइनस P5 इज़ नथिंग बट क्योंकि P1 जो है वो हमने P3 को अप्रॉक्सीमेट किया है, तो P5 एंड P3 दिस इज़ नथिंग बट बेसिकली P1 एंड दिस इज़ P5। तो इसको रीअरेंज अगर करें तो ये रो जी एच हम इधर लेके आते हैं और P5 को इधर लेके आते हैं, तो P1 माइनस P5 जो है वो रो एच जी एच आ जाएगा, जो कि डेल्टा पी है। तो डेल्टा पी जो है सिंपली रो जी एच है इस केस में, और इसका एक्सप्रेशन अगर आप बाकी चीज़ डालें तो आपको डेंसिटी में है आपके पास लेट्स से एक्सेलरेशन दिया हुआ है पर्टिकुलरली यहाँ पे, सो जी दिया हुआ है वैल्यू 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड आपको हाइट दी हुई है।
सो इसमें यूनिट्स आपको चेंज करना पड़ेगा मिलीमीटर टू मीटर में, तब जाके आपको क्लियरली ऐसा यूनिट में निकल के आएगा किलो पास्कल में। सो की इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें यह था कि मैंने एयर को अप्रॉक्सीमेट कर दिया कि जो चेंज है यहाँ पे इस वाले केस में वो बहुत ही कम है डेल्टा पी। तो 1 and 2 and 4 and 5 जो है वो सिमिलर प्रेशर है, और सिंपली डेल्टा पी जो है वो आपका रो जी एच निकल के आता है। बट अगर आपके पास ये डिस्टेंस भी दिया होता, ये हाइट भी दी होती, तो आप आराम से डेंसिटी ऑफ एयर भी डाल देते, लेकिन नेग्लिजिबल होता वो ऐसे भी, क्योंकि आपका रो जो है वो 10⁵ टाइम्स हायर है देन द एयर। सो उसमें आपका डेसिमल में भी चेंज आता है, वो भी इसके बाद वाले डेसिमल पे। तो इस तरह के इंजीनियरिंग अप्रॉक्सीमेशन कभी कभी वैल्यूबल हो जाता है अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो। सो ये आखिरी एग्जांपल था इस पर्टिकुलर लेक्चर का। इन जनरल हम अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेंगे तो पहले तो आपके पास स्टेटमेंट होना चाहिए, और उस स्टेटमेंट के हिसाब से आप एक ड्राइंग बनाएं या स्कीमेटिक बनाएं कि क्या आपका प्रॉब्लम है, सिस्टम क्या है, उसको डिफ़ाइन करें, सराउंडिंग क्या है। और उसके बाद एजम्पशन अप्रॉक्सीमेशन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रॉब्लम। जैसे मैंने अभी एजम्पशन लिया एयर के बारे में, कौन सा लॉ लगाएंगे, क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसके बाद जब सब डिटेल्स आते हैं तब जाके आप कैलकुलेशन कीजिए, और फाइनली जब रिज़ल्ट आता है तो उस रिज़ल्ट का एक वैल्यू मतलब होना चाहिए। तो आपको रिज़ल्ट रीज़नेबल होना चाहिए, तो रीजनिंग भी आना चाहिए, वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, डिस्कशन भी होना चाहिए। सो इन सम सेंस ये 7 स्टेप हैं जो नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में काम आएगा, और हम अपने कोर्स में ये रेगुलरली यूज़ कराएंगे। सो ये समरी था रहा इस लास्ट 3 लेक्चर का, कि हमने इन जनरल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जो टर्म है, जो आपका हीट से पावर कन्वर्जन का है, या साइंस ऑफ एनर्जी एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में है, इसके बारे में डिस्कस किया। फिर यूनिट के बारे में डिस्कस किया, डायमेंशनल होमोजेनिटी के बारे में डिस्कस किया, सिस्टम के बारे में बताया, योर ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, प्रॉपर्टी, स्टेट पॉइंट, प्रोसेस डायग्राम, पाथ, स्टेट पॉस्टुलेट, स्टेडी फ्लो प्रोसेस, और इवेंचुअली इस लेक्चर में हम लोग टेम्परेचर और 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के में बात किया, प्रेशर के में बात किया। सो आशा करते हैं कि इस समझ में आया। कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज कीजिए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम देखते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।